हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रसोई घर को ढूंढकर जब सोडसी वहां से बोतल में गर्म पानी भरकर लाई, तब तक कोई लौट कर नहीं आया था। जीवानंद उसी तरह औंधे मुंह पलंग पर पड़ा था। पैरों की आहट से मुंह उठाकर उसने देखते हुए कहा, तुम हो? डॉक्टर नहीं आए? अभी तो उनके आने का समय नहीं हुआ। यह कहकर सोडसी ने दोनों बोतलें बिछौने के एक किनारे पर रख दी। जीवानंद इस बात पर मानो विश्वास नहीं कर सका। उसने कहा, अभी आने का समय नहीं हुआ? तुम्हें मालूम है डॉक्टर कितनी दूर रहते हैं? सोडसी ने कहा, हाँ, पर क्या 15 मिनट के अंदर ही आना हो सकता है? जीवानंद ने लंबी सांस छोड़कर कहा, कुल 15 मिनट ही हुए हैं। मैंने समझा था कि 2-3 घंटे से एक कौड़ी उन्हें बुलाने गया है। वह भी शायद डर के मारे यहाँ नहीं आए। अलका, इतना कहकर वह फिर पेट के बल लेट गया। उसके कंठ, स्वर और दृष्टि के व्याकुल निराशा की सीमा न रही। सुरसी तनिक चुप रहकर स्नेहयुक्त आवाज में बोली, डॉक्टर आएंगे क्यों नहीं? तब तक गर्म पानी की बोतलों को पेट पर लगा लीजिए ना। जीवानंद ने उसी दशा में सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसे रहने दो अलका। उसमें मुझे कुछ लाभ नहीं होता, केवल कष्ट ही बढ़ता है। सुरसी ने अचानक कुछ प्रतिवाद नहीं किया। इस निरुपाय रोगी के मुंह से अपने लड़कपन का नाम सुनकर उसके हृदय में अपूर्व आनंद का उदय होने लगा था। संभवतः इसी भाव से अभिभूत होकर वह अपना और पराया, सामने का और पीछे का सब कुछ भूलकर बेसुध की तरह चुपचाप खड़ी रही। अचानक जीवानंद के स्वर से उसके होश आया। अलका, इस नाम की वह अब उपेक्षा नहीं कर सकी। बोली, कहिए। जीवानंद ने कहा, अभी भी समय नहीं हुआ। शायद वे ना आए, शायद कहीं चले गए हों। सुरसी ने कहा, मैं जानती हूँ कि वे अवश्य आएंगे। वे कहीं नहीं गए हैं। यहाँ का कोई व्यक्ति अभी तक लौटा नहीं क्या? नहीं। जीवानंद ने दम भर चुप रहकर कहा, शायद वे लोग अब ना आए, शायद एक कौड़ी भी इसी बहाने खिसक गया है। सुरसी चुप रही। जीवानंद ने अपने दर्द को दबाकर थोड़ी देर बाद कहा, सब लोग चले गए हैं, वे जा सकते हैं, केवल तुम ही ना जा सकोगी। क्यों? शायद मैं अब बचूंगा नहीं, इसलिए। सांस लेने में भी मुझे कष्ट हो रहा है। मालूम होता है मानो दुनिया में हवा ही नहीं है। आपको क्या बहुत कष्ट हो रहा है? हाँ अलका, तुम मुझे माफ़ करो। सोडसी ने कुछ नहीं कहा। जीवानंद ने थोड़ा रुक कर फिर कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, जरूरत भी नहीं होती थी, पर अभी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उनका और छोर तक नहीं है। आज बार बार यही मालूम हो रहा है कि शायद सब देना सिर पर लादे ही जाना पड़ेगा। सोडसी वैसे ही चुपचाप खड़ी रही। जीवानंद ने कहा, ना तो मनुष्य अमर है और ना ही मृत्यु की कोई सीमा निर्दिष्ट है कि अमुक समय शरीर छूट जाएगा, पर इतना कष्ट तो सहा नहीं जाता। मैया रे, कहते कहते उसका शरीर व्यथा की असह तीव्रता से सिकुड़ने लगा। सोडसी ने देखा कि जीवानंद के शरीर में ही नहीं, बल्कि कपाल पर भी पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। उसके विवर्ण चेहरे पर बंद आंखों के नीचे रक्तहीन होंठ मजबूती से जुड़ गए हैं। क्षण भर के लिए सोडसी ने कुछ सोचा, शायद थोड़ा आगा पीछा भी किया। उसके बाद वह इस रोगी की सैया पर जा बैठी। गर्म पानी की बोतलें पेट से लगाए जाने पर जीवानंद ने क्षण भर के लिए आंखें खोलकर फिर बंद कर लीं। उसके माथे के पसीने को अपने आंचल से पोंछकर सोडसी ने पंखा न रहने के कारण आंचल से ही धीरे धीरे हवा की। जीवानंद ने कुछ नहीं कहा। वह अपने दाहिने हाथ को सोडसी की गोद में रखकर चुपचाप पड़ा था। इसी तरह 10-15 मिनट बीतने पर जीवानंद ने पुकारा, अलका। सोडसी ने कहा, आप मुझे सोडसी कहकर पुकारिए। अब क्या फिर अलका नहीं बन सकती हैं? नहीं। क्या किसी कारण से भी नहीं? आप दूसरी बात कीजिए। पर जीवानंद के मुंह से दूसरी बात नहीं निकली। धीरे धीरे एक लंबी सांस निकलकर शून्य में विलीन हो गई। 2-3 मिनट के बाद सोडसी ने मीठी आवाज में पूछा, आपके कष्ट में क्या कुछ कमी नहीं हुई? जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, शायद कुछ कमी हुई है। अच्छा, अगर बच जाऊं तो क्या मैं तुम्हारा कोई उपकार नहीं कर सकता?
सूरसी बोली, मैं सन्यासिनी हूँ, कोई मेरा कुछ उपकार नहीं कर सकता। जीवानंद ने थोड़ी देर स्थिर रहकर अचानक पूछा, अच्छा, क्या ऐसा कोई काम नहीं है जिससे सन्यासिनी भी खुश होती हो? सूरसी ने कहा, शायद हो, पर आप इसके लिए इतने उतावले क्यों होते हैं? जीवानंद ने इस बार जरा छीड़ हंसी हंसकर कहा, मुझ में बहुत ऐब है, पर दूसरे का उपकार करने की बात सोचकर मैं घबरा जाता हूँ। यह दोष किसी ने आज तक मुझे नहीं लगाया। इस समय मैं जो कह रहा हूँ आराम हो जाने पर भी कहूँगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं। मैं ऐसा ही गया बीता हूँ जन्म भर, इसके सिवा शायद मेरी समझ में और कुछ नहीं आया। सोरसी ने चुपचाप फिर उसके माथे का पसीना पोंछ दिया। जीवानंद ने एकाएक वही हाथ पकड़कर पूछा, सन्यासिनी को क्या सुख दुख नहीं होता है? संसार में क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह खुश हो? सोरसी ने कहा, परंतु वह तो आपके हाथ में नहीं है। जीवानंद ने कहा, ऐसा कुछ कहो जो मनुष्य के हाथ में हो। सोरसी ने कहा, वह भी है, पर आप अच्छे होकर अगर कभी पूछेंगे तो बतलाऊंगी। जीवानंद ने उसके हाथ को अपनी छाती के पास खींचकर कहा, नहीं नहीं, अच्छे होने पर नहीं, इसी वक्त बीमारी की हालत में मुझसे कहो। मनुष्यों को मैंने बहुत दुख दिए हैं, आज अपने दुख के समय दूसरे के दुख की बात है, दूसरे की आशा की वाणी तो ज़रा सुन लो, इसी से मेरे दुख का बोझ ज़रा हल्का हो जाएगा। अपने हाथ को धीरे धीरे छुड़ाकर सोरसी स्थिर हो बैठी। जीवानंद ने 1 मिनट चुप रहकर कहा, अच्छा, यही सही। सबकी तरह मैं भी तुम्हें आज से सोरसी ही कहूँगा। कल से आज तक मैंने इतने कष्ट के समय बहुत सी बातें सोची हैं, शायद तुम्हारी बात ही अधिक है। मैं तो बच गया, पर तुम्हें तो यहाँ। सोरसी ने तुरंत रोककर कहा, मेरी बात रहने दीजिए। जीवानंद ने रोके जाने पर दम भर चुप रहकर धीरे धीरे कहा, मैं समझ गया सोरसी, तुम यह भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी चिंता करूं, यही होना चाहिए कि। यही कहते हुए वह एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गया। सोरसी सैया से खड़ी हो गई। जीवानंद ने आंखें खोलकर कहा, तुम भी जा रही हो? सोरसी गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, घर बड़ा गंदा हो रहा है, ज़रा सफाई कर डालो। जीवानंद की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना ही सोरसी घर के कामों में लग गई। घर के बहुत से जंगले दरवाजे अब तक खोले ही नहीं गए थे। बहुत खींचतानी करके उन्हें खोलते ही पल भर में प्रकाश और हवा से सारा घर भर गया। फर्श पर कई जगह कूड़े का ढेर जम गया था। झाड़ू ढूंढकर सोरसी ने तमाम कूड़ा साफ कर डाला। अपने आंचल से बिछौना झाड़कर जब सोरसी ने दोनों तकिए ठिकाने पर रख दिए, तब भी जीवानंद ने कुछ नहीं कहा। केवल उसके मैले चेहरे पर एक स्निग्ध ज्योति धीरे धीरे जमकर स्थिर हो रही थी। सोरसी काम कर रही थी, जीवानंद सिर्फ आंखों से ही उसी का अनुसरण कर रहा था, मानो अपना सब दुख दर्द भूल कर दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य की तरह जीवन में पहले पहल देख रहा था कि श्रृंखला और सुथरापन क्या है। अचानक बहुत से पैरों की आहट पाकर सोरसी ने झाड़ू एक तरफ रख दी और सीधी खड़ी हो गई। एक कौड़ी दरवाजे के अंदर झांक कर बोला, हुजूर, डॉक्टर साहब आए हैं, उन्हें ले आओ। कहकर सोरसी अपने पहले के स्थान पर जा बैठी। दूसरे ही पल जिन डॉक्टर का यश इस देश में बहुत ही प्रसिद्ध है, वही वल्लभ डॉक्टर कमरे के अंदर आए और सोरसी को यहाँ इस तरह देखकर मानो एकदम आसमान से गिर पड़े। एक कौड़ी ने उंगली से इशारा कर कहा, वे हैं सरकार। अगर आप अच्छा कर देंगे डॉक्टर साहब तो इनाम का कहना ही क्या है, हम लोग जिंदगी भर आपके कृतज्ञ रहेंगे। डॉक्टर धीरे धीरे पलंग के पास आए और चुपचाप रोग की परीक्षा करने लगे। बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बड़े डॉक्टर की तरह ही राय दी। कहा, बहुत अत्याचार करने से इस रोग की उत्पत्ति हुई है। अगर अभी से सावधानी न की जाएगी तो लीवर का ठीक हो जाना संभव नहीं है, और उसमें भय की बात यह है कि सावधान होने से बचाव हो सकता है, उसमें वह भी कम है। पर मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि दवा खाना आवश्यक है। जीवानंद ने पूछा, क्या आप कह सकते हैं कि इस हालत में कलकत्ता जाना संभव है? डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर आज जा सके तो संभव है, नहीं तो किसी हालत में भी संभव नहीं। जीवानंद ने पूछा, क्या आप निश्चय करके कह सकते हैं कि यहाँ रहने से आराम हो जाएगा? डॉक्टर ने बड़े बुद्धिमान की तरह सिर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं हुजूर, मैं नहीं कह सकता,
पर यह निश्चित है कि यहाँ रहने से भी आपको आराम हो सकता है और कलकत्ता जाकर आराम नहीं हो सकता। जीवानंद ने मन ही मन चिढ़कर फिर दोबारा प्रश्न नहीं किया। डॉक्टर दवा के लिए आदमी भेजने का इशारा करके अपनी दक्षिणा लेकर विदा हो गए। एक कौड़ी उनके साथ साथ दरवाजे के बाहर तक जाकर लौट आया। तब जीवानंद ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या होगा एक कौड़ी? एक कौड़ी ठाठुस बंधाकर बोला, डर क्या है सरकार, दवा आ रही है। वल्लभ डॉक्टर का एक सीसी मिक्सचर पीने से ही सब अच्छा हो जाएगा। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं एक कौड़ी, तुम्हारे वल्लभ डॉक्टर का मिक्सचर तुम्ही को मुबारक हो। तुम आज ही मेरे कलकत्ते जाने का इंतजाम कर दो। यह कहकर वह उस दरवाजे की ओर उत्सुक नेत्रों से देखने लगा जिस दरवाजे से थोड़ी देर पहले सोटसी गई थी, परंतु कोई लौटा नहीं। 2-3 मिनट के बाद उससे धीरज धरते नहीं बना। उसने कहा, उन्हें बुलाकर तुम मेरे जाने का कुछ इंतजाम कर दो एक कौड़ी, आज मुझे जाना ही चाहिए। एक कौड़ी इशारे का मतलब समझ गया। जो हुकुम सरकार, कहकर वह बाहर गया, पर उसे लौटने में देर होने लगा। 15 मिनट के बाद जब वह आया तब अकेला आया। कहा, वे नहीं हैं हुजूर, घर चली गई हैं। जीवानंद को विश्वास नहीं हुआ। बेअक्ली के साथ कहा, मुझसे बिना कहे चली जाएगी, यह हो ही नहीं सकता एक कौड़ी। विश्वास करना वास्तव में कठिन था। अलका कुछ व्यवस्था किए बिना ही चली गई, एक बात भी नहीं कह गई। डॉक्टर की राय तक सुनकर जाने का धैर्य उसे नहीं रहा। इस बात पर जीवानंद अपने मन में किसी तरह विश्वास नहीं कर सका। एक कौड़ी ने कहा, हाँ हुजूर, वे डॉक्टर साहब के जाने के बाद ही चली गई। बाहर गोपाल कहार बैठा है, भैरवी माई को सीधे जाते हुए उसने देखा है। जीवानंद ने प्रतिवाद नहीं किया। एक कौड़ी बोला, तो दिन रहते ही आपके जाने का इंतजाम करूंगा सरकार। हाँ, ऐसा ही करो, कहता हुआ जीवानंद करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। एक कौड़ी कलकत्ता जाने की बहुत सी अशुविधाओं की बात कहने लगा, पर मालिक की तरफ से कुछ जवाब नहीं मिला। बातें उनके कानों में जाती हैं या नहीं, यह भी समझ में नहीं आया। जमींदार के बिलास कुंज से जब सोटसी चुपचाप निकल गई तब दिन के 9-10 बजे होंगे। इसी तरह चली आना उसे बुरी तरह खटकता था, पर उसी दम मन में हुआ कि यह सुनकर विदा लेकर आने में और भी ज्यादती होती। पर फाटक के बाहर आकर उसने देखा कि अब एक कदम आगे बढ़ना भी कठिन है। खेतों में चारों ओर किसान काम कर रहे हैं। गांव में जाने का रास्ता उन्हीं के बीच में से है। दिन के उजाले में इसी रास्ते से मुंह ऊंचा या नीचा करके किसी तरह भी जाने में उसके पांव नहीं उठते थे। बिजली की चमक अंधेरे के पर्दे को हटाकर बादल से घिरी हुई धरती की छाती को कैसे क्षण भर में सुस्पष्ट कर देती है। इसी तरह दूर के उन किसानों की दृष्टि ने सोटसी की पिछली रात्रि की घटनाओं को उसी के सामने पलक झपकते ही प्रकट कर दिया। पर्दे की ओट में इतनी चीजें ढकी हुई थीं। एक ही रात के अंदर किसी मनुष्य के भाग में इतनी बड़ी घटना हो सकती है, यह देखकर उसके होश हवास उड़ गए। पूरा एक दिन भी नहीं बीता, कल ही शाम को अपमान के मारे बिल्कुल बेसुध होकर इसी रास्ते से वह चली आई थी। पर उसके बाद की घटना होने से साधारण मनुष्य को बहुत समय लग सकता है, पर सोटसी को नहीं लगा। यह मानो कोई इंद्रजाल हो गया हो। इसलिए इस परिचित रास्ते के उस पार उसके भाग्य में क्या प्रतीक्षा की जा रही है, उसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकी। फाटक से बाहर बगीचे के पास से एक पगडंडी नदी की तरफ गई है। थोड़ी देर आनाकानी कर वह इसी पगडंडी पर धीरे धीरे चलकर नदी किनारे आ खड़ी हुई। इधर कोई बस्ती नहीं है। गाय भैंस चराने के लिए किसी गडरिये के लड़के के सिवा इस रास्ते पर कोई नहीं आता। इसी सुनसान जगह पर संध्या होने की प्रतीक्षा करके अंधेरे में छिपकर घर लौटने की आशा से वह एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे जा बैठी। अब तक वह जिस भंवर में फंसी हुई थी उसमें वर्तमान के सिवा और कोई चिंता उसके मन में नहीं थी। अब जो भविष्य आग्रह से उसकी राह देख रहा है, उसकी एक एक बात वह अपने मन में विचारने लगी। उसके छोटे से गांव में अब तक कोई बात किसी से छिपी नहीं है। जमींदार ने उसे पकड़वा मंगाया है, रात भर रोक कर रखा है। यह इन 2-4 दिनों के जमींदार के अत्याचार से ऐसी ही मामूली बात हो गई है कि इसके लिए अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि उसने किस लिए झूठ कहकर मजिस्ट्रेट के हाथ में जमींदार का उद्धार किया है, इसका भेद समझने के लिए बुद्धिमानों की इस गांव में कमी नहीं होगी। सभी समझेंगे कि यह रिश्वत का भारी मामला है, पर खास झंझट है पिता तारदास को लेकर। दोनों का सहज संबंध अंदर ही अंदर बहुत दिनों से
सड़ता जा रहा था। अब वह संबंध घृणा की वाष्प के रूप में बहुत से स्थानों में व्याप्त होकर जलता रहेगा। उसकी ज्वाला का किसी की दृष्टि में छिपना संभव नहीं है। संसार में उस आदमी के लिए असाध्य कोई काम नहीं। उसके बुरे कामों में रोक टोक करने से बाप बेटी के बीच अब तक बहुत से लड़ाई झगड़े हुए हैं। उसमें बराबर बाप को ही हार माननी पड़ी है, पर कई कारणों से उसे सोरसी की माता के संबंध में चुप ही रहना पड़ा है। आज उसने क्रोध के मारे एक बार जब उस बात को जाहिर कर डाला है, तब वह किसी हालत में चुप नहीं रहेगा। इस कलंक के प्रचार से वह अपने साथ उसका भी सत्यानाश करके इस गांव से निकलेगा। यह मामूली बात नहीं है। यह उसके संपूर्ण भविष्य को अंधेरे में डाल देगा। यह भी सोरसी को साफ मालूम होने लगा, पर उस अंधेरे के अंदर उसके लिए कैसा परिणाम नियत है, उसका आभास तक उसे दिखाई नहीं पड़ा। दिन चढ़ने लगा। गांव में उसकी चर्चा का अस्पष्ट कोलाहल यहीं से मानो उसके कानों में गूंजने लगा। उसी के अंदर जीवानंद के मुंह से सुना हुआ अलका नाम, उसका लज्जा के साथ माफी मांगना और उसकी व्याकुल प्रार्थना याद कर सोरसी के अंतःकरण में आनंद का आवेश होने लगा। पर उस गांव के भीतर से जो संकट उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी विभीषिका की तीव्र यातना कांटे की तरह उसके मन में चुभने लगी। धीरे धीरे सूर्यदेव आकाश के दूसरे प्रांत में ढल गए और उन्हीं की एक दीप्त रश्मि से उसका मुंह फेरते ही अचानक दूर के खेतों में से जाते हुए जमींदार की पालकी पर उसकी नज़र पड़ी। इसी रास्ते में जब वे लोग गए हैं, तब ज़रूर मेरे पास होकर ही गए होंगे। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। ध्यान देती तो शायद ज़रा देखा भी जा सकता था, पर अब तो जोर से अंतर से एक लंबी सांस निकल आई। संध्या और उसके बाद अंधेरा होने में देर नहीं लगी। सोरसी उठकर जब गांव के लिए रवाना हुई, तब मैदान में एक भी आदमी नहीं था। इस सुनसान रास्ते में होकर जब वह अपने घर के सामने आ खड़ी हुई, तब रात हो चुकी थी। किसी से भेंट न होने पर भी उसके मन में अधड़ चल रहा था, पर सदर दरवाजे पर ताला लगा देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। उसने घूमकर पिछवाड़े के द्वार पर जाकर देखा तो उसे भी भीतर से बंद पाया। उसकी आशा भी ऐसी ही थी, पर इस द्वार को बाहर से खोलने का कौशल उसे मालूम था। थोड़ी ही देर में अंदर घुसकर उसने देखा कि तमाम कोठरियों में ताला लगे हैं, कहीं कोई नहीं है। सारे मकान में सन्नाटा है। सन्यासिनी को बहुत उपवास करने पड़ते हैं। भोजन की उसे याद भी नहीं रही। किसी निर्जन स्थान में विश्राम करने के लिए उसका मन तरस रहा था, पर जब किसी कमरे के अंदर जाने का कोई उपाय ही नहीं है, तब वह बरामदे में एक ओर अपना आंचल बिछाकर लेट गई। तारादास घर में नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ गए हैं? इन प्रश्नों का अवकाश उसके क्लांत शरीर और मन में नहीं था। वह रात भर आराम से सो सकेगी, इसी तुष्टि से वह देखते ही देखते निंद्रामग्न हो गई। वह नींद टूटते ही सोरसी को सदर दरवाजे का ताला खोलने का शब्द सुनाई दिया और साथ ही साथ वह विधवा स्त्री आकर हाजिर हुई जो मंदिर और मकान का काम धंधा करती है। सोरसी को देखकर वह अचकचाई नहीं। उसने पूछा, माई रात को कब आई? क्या पिछवाड़े का दरवाज़ा खोल कर आई हो? सोरसी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। कहने से फिर वह बोली, सब लोग यही चर्चा कर रहे थे माँ जी। बाबू जब शाम को चले गए, तब सब लोगों ने कहा कि अब तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने तो कुछ खाया पिया ना होगा। क्या करूं माँ जी, घर की चाबी तो पंडित जी साथ ले गए हैं। अच्छा, मैं मोदी के यहाँ से सौदा ला देती हूँ।